मुझे ठुकराने की औकात है तेरी? तो जैसा कमजोर लड़का मुझे यानी राजकुमारी ऐश्वर्या को बीवी बनाने से मना कर रहा है, तुझे तो सबक सिखाना ही होगा, सड़क छाप लड़के। कैसे भरी सभा में राजकुमारी के घमंड को चूर चूर कर दिया राज्य के सबसे नाकारा लड़के विद्युत ने। जिस खूबसूरत लड़की से हो सकती थी शादी, अब उसी से करना होगा युद्ध। जो राजकुमारी गले में वरमाला डालने वाली थी, अब वही काटेगी गला। जिस सर्वशक्तिमान ग्रंथ को पाने के लिए 5000 सालों से देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, उसी ग्रंथ ने खुद चुना इंद्रपुरी के सबसे कमजोर लड़के को, जिसने अपना पहला चक्र तक जागृत नहीं किया था। उस शक्तिहीन लड़के के सामने राज्य के सबसे बड़े योद्धा कैसे हो गए निहत्थे। सुनिए इस हैरत अंगेज कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और वो भी फ्री। हे भगवान, राजकुमारी ने अपने स्वयंवर की एक ऐसी शर्त रख दी है। बब्बर के मुंह से खून टपकने का मतलब जानते हो ना? हाँ, इसका मतलब बब्बर शेर के मुंह से खून की जितनी भी बूंदें धरती पर टपकेंगी, उतने ही नए खूंखार शेर पैदा होते जाएंगे और उनका सामना करना नामुमकिन होगा। मैं हूँ इंद्रपुरी की राजकुमारी और आज है मेरा स्वयंवर, जिसे जीतने वाला बनेगा मेरा पति, और साथ ही उसको मिलेगा इंद्रपुरी का वो राज सिंहासन जिसे चारों दिशाओं के राजकुमार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या इस स्वयंवर की खतरनाक शर्त के आगे कोई योद्धा टिक पाएगा? क्योंकि इस स्वयंवर को जीतने के लिए खूंखार शेर बब्बर को हराना होगा। इतना कहकर राजकुमारी ऐश्वर्या अपने सिंहासन पर बैठ गई और पूरी राजसभा खूंखार बब्बर शेर की दहाड़ से गूंज उठी। बब्बर की दहाड़ से पूरी सभा सन्न रह गई और राजकुमारी ने एक बार फिर योद्धाओं को ललकारते हुए कहा, देखा आप सबने, ये बब्बर शेर अपने ही जैसे हजारों शेरों को सिर्फ अपने रक्त की एक बूंद से पैदा कर सकता है। इसीलिए ये स्वयंवर जीतना किसी मामूली योद्धा के बस की बात नहीं है। कौन है जो इस बब्बर को मारकर मेरे दिल के रास्ते इस सिंहासन पर कब्जा जमाने को तैयार है? जो योद्धा अपने आप को इस शर्त के काबिल समझते हैं, वो सामने आ जाए। पूरे मैदान में हलचल मच गई। किसी राजकुमार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे आ पाए। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लड़का बब्बर शेर के पास जाने लगा। उसके कपड़े गंदे थे और वो शरीर से भी कमजोर था। उसको देखकर राजमहल के नौकर ने कहा, ये तो वो अनाथ लड़का है जो कचरा उठाने का काम करता है। लगता है राजकुमारी से शादी करने के मोह में अपनी मौत को गले लगा लेगा ये। पर वो लड़का आगे बढ़ता गया और बब्बर शेर के सामने जाके खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही बब्बर शेर की नजर उस पे पड़ी, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। आखिर कौन था वो लड़का? वो इतनी खतरनाक परीक्षा में भाग लेने क्यों आया? आखिर उसके साथ आगे क्या हुआ? जानने के लिए हमें उस लड़के की कहानी शुरू से देखनी होगी, जब वो एक नौकर बन के जीता था। नालायक, कब तक उधार की कमाई खाता रहेगा? तू भी तेरे बाप की तरह कामचोर है। चाची, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, पर मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलिएगा। मनहूस, तेरे माँ बाप तुझे पैदा करके हमारे सर पर नाचने के लिए छोड़ गए और तू मुझे धमकी दे रहा है। रात को मेरे बेटे के साथ आऊंगी पैसे लेने, अगर नहीं मिले तो मार मार कर अधमरा कर देगा तुझे। विद्युत इंद्रपुरी में रहने वाला अनाथ लड़का था। वो अपनी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। बचपन में उसकी दादी ने चाची से कुछ पैसे उधार लिए थे और उसी का ब्याज लेने वो हर महीने चली आती थी। विद्युत ने देखा कि उसकी दादी रो रही है और वो घर के बाहर भाग गया। विद्युत 15 साल का हो चुका था, पर शरीर से कमजोर होने की वजह से कोई उसे काम नहीं देता था। तभी उसने देखा कि आसमान से आग का गोला नीचे आ रहा है और सब लोग डर के भाग रहे थे। पर जब विद्युत ने ध्यान से देखा तो वो कोई आग का गोला नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा जादूगर किसी जादूगरनी से लड़ रहा था। उनके एक दूसरे पर शक्ति का प्रहार आसमान को लाल और पीले रंग से भर रहा था। तभी आसमान से कुछ चमकती हुई चीज आकर जमीन पर गिरी। एक आदमी ने उसे देखकर कहा, लगता है उस बूढ़े जादूगर का सोने का एक बॉक्स गिरा है, उसमें हीरे होंगे। उस आदमी ने खुश होते हुए वो बॉक्स उठाया, पर उसको छूते ही उसके हाथ जल गए और वो वहाँ से भाग गया। सब लोग उस चमकते हुए बॉक्स से दूर हो गए। तभी विद्युत ने उस बॉक्स को उठा लिया, पर उसके हाथों को कुछ नहीं हुआ। वो खुश होते हुए अपनी झोपड़ी की ओर भागा। उसने बड़ी उम्मीद से बॉक्स खोला, पर उसके अंदर पड़ी चीज को देख उसके होश उड़ गए। एक किताब, तो इस फालतू चीज के लिए वो लोग लड़ रहे थे। विद्युत का दिमाग सनका और उसने किताब को दूर फेंक दिया, पर तभी किताब खुल गई और उसमें बने एक निशान को देख विद्युत के होश उड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही निशान उसकी कलाई पर भी बना था। आखिर ये किताब क्या है?
क्या इसमें उस जादूगर के राज लिखे हैं? क्या इसे पढ़कर मैं भी जादूगर बन सकता हूँ? किताब लेकर विद्युत एक सुनसान जगह पर आया। उसने वो पन्ना खोला और उस निशान के सामने लिखे श्लोक को दोहराने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी कलाई पर बना निशान चमकने लगा और उसके शरीर में से ऊर्जा निकलने लगी। विद्युत हंसने लगा, पर तभी उसे आवाज सुनाई दी। कहाँ मर गया वो कामचोर? उस बज्जात को तो आज उसकी औकात दिखाएगा मेरा बेटा। विद्युत जल्दी से वहाँ दौड़ गया। उसने देखा तो उसकी चाची ने दादी को बालों से पकड़ा और घसीट रही थी। विद्युत की आंखों से आंसू निकल आए, पर तभी चाची ने साथ खड़े अपने बेटे से कहा, इस गट्टर के कीड़े को इतना मारो कि वापस हमारी ओर आंख उठाकर ना देख पाए। चाची का बेटा विद्युत की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने विद्युत को छुआ, उसे बिजली का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरा। ये देख चाची के होश उड़ गए और वो घबराते हुए बोली, तू क्या जादू टूना सीख कर आया है मनहूस? मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया। अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ और वापस मेरी दादी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। चाची और उसका बेटा चले गए। विद्युत में नई ताकत आ चुकी थी और वो इंद्रपुरी की एक दुकान में काम करने लगा। वो अच्छे खासे पैसे कमा कर लाता और उसकी दादी खुश हो जाती। तभी एक रात उसकी दादी बेहोश हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। विद्युत को लगा जैसे उसकी चाची ने बदला लेने के लिए दादी को कुछ खिला दिया होगा, पर तभी विद्युत ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। दादी के पूरे बदन पर उसकी कलाई जैसे निशान बन गए थे और उनसे खून निकल रहा था। विद्युत को कुछ समझ नहीं आया, आखिर उसकी शक्ति का असर दादी पर कैसे हो सकता था। दादी माँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कहते हुए विद्युत ने वो किताब निकाली और फिर से वही पन्ना खोला। उस पन्ने के आखिर में लिखा था, इस मंत्र के प्रयोग से मिलने वाली शक्ति बदले में कुछ मांगती है। अगर प्रयोगकर्ता ने सावधानी नहीं बरती तो वो अपने किसी खास इंसान को खो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, प्रयोगकर्ता को विद्युत को किसी भी तरह अपनी दादी को बचाना था। और उसने पन्ना पलटा, पर आगे वाला पन्ना फटा हुआ था। उसकी दादी की इस हालत का तोड़ उस किताब में से गायब था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दादी ऐसे नहीं मर सकती। आखिर इस किताब का फटा हुआ पन्ना कहाँ होगा? विद्युत ने किताब ली और बाजार में उसी जगह भागा जहाँ ये किताब आसमान से गिरी थी। पर तभी उसने देखा कि जंगल में पहाड़ी के ऊपर पीले रंग की रोशनी चमक रही थी। दिन के उजाले में पहाड़ी पर क्या हो रहा है? विद्युत का दिमाग चमका और वो पहाड़ी की ओर भागा। किताब से मिली शक्ति की वजह से वो पहले से कई ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था, पर पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठकर तपस्या कर रहा था और उसके सर के ऊपर रोशनी प्रकट हो रही थी। नहीं, मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये वो वही बूढ़ा जादूगर है और ये किताब भी उसी की है। विद्युत ने किताब छिपा ली और दबे पांव भागने लगा, पर तभी उस बूढ़े जादूगर ने अपना हाथ घुमाया। उसके जादू की वजह से जमीन से मिट्टी उछली और विद्युत के पैरों को जकड़ लिया। तभी बूढ़े जादूगर ने कहा, मेरी किताब चुरा कर अच्छा नहीं किया तुमने। बाबा, मुझे इस किताब के बारे में कुछ नहीं पता। तो तेरी कलाई पर बना वो निशान चमक कैसे रहा है? तूने मेरी शक्तियों को भी चुराया है। विद्युत के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपकी शक्ति चुराई, पर उसकी सजा मेरी दादी को मत दो। तो सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, है ना? क्या मैं तुम्हारी जान ले लूं? बाबा जी नहीं, आप जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे मारना मत। तभी बाबा ने अपना हाथ घुमाया और विद्युत कैद से छूट गया। उन्होंने धीरे से कहा, तेरी दादी के लिए ये जड़ी बूटी देता हूँ मैं, पर बदले में तुम्हें राजमहल में होने वाले शक्ति प्रदर्शन के मुकाबले में भाग लेना पड़ेगा। राजमहल में होने वाला मुकाबला? उसमें तो राजगुरु के शिष्य और बाकी शक्तिशाली योद्धा भाग लेंगे। वो मुझे जान से मार देंगे। तुमने वादा किया था विद्युत, दादी की जान के बदले। विद्युत ने सर नीचा करके हाँ बोला और जड़ी बूटी लेकर वापस लौट आया। उसने दादी को जड़ी बूटी पिलाई और वो ठीक हो गई। विद्युत के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बूढ़ा जादूगर उसे जबरदस्ती लड़वाना चाहता था। विद्युत चलते हुए राजमहल के पास गया। पहली बार वो राजमहल के इतनी नजदीक आया था, तभी किसी ने उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया और उठाकर एक गली में पटक दिया। विद्युत ने देखा तो सामने वो बूढ़ा जादूगर खड़ा था। मैं राजमहल में जा ही रहा था। आप मुझसे चाहते क्या हो? कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं? मुकाबले में भाग लेने के लिए एक गुरु होना चाहिए। ये रहा तुम्हारे गुरु का कागज। कौन है ये गुरु? कोई और जादूगर है क्या? मैं हूँ वो गुरु। आचार्य थामा नाम है मेरा, और मैं कोई जादूगर नहीं, एक योद्धा हूँ। आचार्य थामा ने जो कागज विद्युत को दिया उसमें सिर्फ एक मोहर लगी हुई थी, ना नाम ना कोई पता। विद्युत ने अपना मुंह बनाया और राजमहल की ओर चल पड़ा।
उसने पहरेदार को कागज दिया और पहरेदार ने उसे अंदर जाने दिया। महल किसी सपने के समान था, ऊंचे स्तंभ और मूर्तियों से सजा। दोनों और राज्य के हजारों लोग जमा थे और बीच में योद्धा खड़े थे। सब योद्धा शाही पोशाक में थे और सेवक उनका ध्यान रख रहे थे। तभी विद्युत की नजर राजकुमारी ऐश्वर्या पर पड़ी। वो सुंदरी भी इस मुकाबले में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली थी। विद्युत उनके बीच गया और चुपचाप खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद राजगुरु द्रोणा सब योद्धा के सामने आए। उन्होंने ही इस स्पर्धा का आयोजन किया था। उनको देख उनके प्रिय शिष्य लक्ष्य का मुंह खिल उठा, पर जैसे ही राजगुरु की नजर विद्युत पर पड़ी, गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई। इस नौकर को बाहर निकालो। तेरी हिम्मत कैसे हुई राजघराने के बच्चों के साथ खड़े रहने की? गुरुजी, मैं इस गरीब भिखारी को देखते ही पहचान गया था। गंदे पुराने कपड़े और लकड़ी से बना भाला। इसकी हमारे साथ खड़े रहने की भी औकात नहीं है। पर मैं इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ गुरुजी। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। तुझे तो इस मुकाबले में प्रवेश भी नहीं मिल सकता। विद्युत को लगा जैसे यही उस बूढ़े आचार्य थामा की रणनीति थी, उसको सबके सामने जलील करना। विद्युत ने मंच पर बैठे आचार्य थामा की ओर देखा, पर कुछ बोला नहीं। तभी एक सेवक राजगुरु द्रोणा के पास आया। गुरुजी, इस लड़के को मुकाबले में प्रवेश मिला है। आप कागज कमरे में भूल गए थे। राजगुरु ने वो कागज देखा और चिढ़ते हुए बोले, ओ लड़के, इस कागज पर तुम्हारे गुरु की मोहर है। क्या तुम बता सकते हो वो कौन है? मेरे गुरुजी ने अपना नाम बताने से मना किया है। 2 कोड़ी के मजदूर, तू क्या हमें पागल समझता है? रास्ते के भिखारी को गुरु बनाकर तू इस महल में घुस आया। आखिर इस लड़के को मुकाबले में प्रवेश दिया किसने? पर राजगुरु के पास अब कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने विद्युत को मुकाबले में हिस्सा लेने दिया। मुकाबले का पहला हिस्सा शुरू हुआ। राजगुरु ने अपना हाथ घुमाया और एक बहुत बड़ा जलता हुआ पत्थर सब योद्धाओं के सामने रख दिया। सभी योद्धाओं को अपनी शक्ति का प्रदर्शन उस जलते हुए पत्थर पर करना था। जिस योद्धा की ताकत इस पत्थर से कम होगी, वो घायल होकर बाहर हो जाएगा। सबसे पहले राजा नागार्जुना की बेटी ऐश्वर्या सामने आई। गुरुजी ने हाथ घुमाया और जलता हुआ पत्थर हवा में उठकर ऐश्वर्या की ओर बढ़ने लगा। तभी ऐश्वर्या ने एक मंत्र बोला और पत्थर के ऊपर बर्फ की परत जम गई। पत्थर रुक गया और सब तालियां बजाने लगे। ऐश्वर्या को बधाइयां मिली। उसके बाद विद्युत की बारी आई और पत्थर उसकी ओर बढ़ा, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक बूढ़ी औरत ने विद्युत को थप्पड़ मारकर गिरा दिया। उसने पल्लू से अपना मुंह ढक रखा था। उसने विद्युत को डांटते हुए कहा, तू खेलते खेलते राजमहल में घुस आया। चल घर चल। वो विद्युत की दादी थी और उसे वापस ले जाने आई थी। विद्युत ने उसको समझते हुए कहा, दादी, ये हमारा घर नहीं है, तमाशा मत करो। तमाशा? तू इन योद्धाओं के सामने कैसे लड़ पाएगा? अरे मर जाएगा। गुरुजी, मेरा पोता कमजोर दिल वाला है, इसे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे? हजारों लोगों के सामने इसने राजा की बेइज्जती की है। अब तो इसे जलते पत्थर का सामना करना ही होगा। कहते हुए राजगुरु ने जलता हुआ पत्थर विद्युत की ओर फेंका। उसकी दादी ये देख डर गई, पर तभी विद्युत ने अपना हाथ घुमाया और राजमहल की दीवार को तोड़ते हुए एक बिजली गिरी। वो बिजली जलते हुए पत्थर पर पड़ी और पत्थर चूर चूर हो गया। ये देख वहाँ सन्नाटा छा गया। विद्युत ने राजगुरु का बनाया हुआ पत्थर तोड़ दिया था। इसका मतलब उसकी शक्ति राजगुरु से भी ज्यादा थी। तभी राजगुरु की नजर पल्लू के पीछे छुपे विद्युत की दादी के चेहरे पर पड़ी और उसका चेहरा देख उनके होश उड़ गए। राजगुरु डर से कांपने लगे और बोले, ऐसा नहीं हो सकता। वो बूढ़ी औरत, ये तो वही है जो 15 साल पहले। सिपाहियों, उसे जल्दी से पकड़ो। विद्युत की दादी का चेहरा देख राजगुरु इतना क्यों डर गए? आखिर क्या हुआ था 15 साल पहले? विद्युत जैसे आम लड़के में राजगुरु से ज्यादा शक्ति कहां से आई? आचार्य थामा विद्युत को इस मुकाबले में लेकर क्यों आए? उन्होंने विद्युत को उनका नाम बताने से मना क्यों किया? दादी ने विद्युत को आज तक राजमहल से दूर क्यों रखा था? राजगुरु का आदेश मिलते ही 4 सैनिक विद्युत की दादी की ओर दौड़े, पर तभी अचानक से दादी वहां से गायब हो गयी। खुद विद्युत भी उसकी दादी की शक्तियों से हैरान था। राजगुरु ने अपने सैनिकों को बाहर राज्य में भेज दिया और मुकाबला समाप्त होने का ऐलान किया। विद्युत अपनी दादी के लिए चिंता करने लगा। तभी राजगुरु द्रोणा ने जीतने वाले योद्धाओं को मंच पर बुलाया और एक एक जादुई अंगूठी देते हुए ऐलान किया, इस अंगूठी में 10 कमरों जितनी जगह है और इसके अंदर ही मुकाबले के अगले चरण की जानकारी भी रखी हुई है। पर ध्यान रहे, कोई भी योद्धा किसी और की मदद नहीं ले सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो मुकाबले से बेदखल हो जाएगा। विद्युत ने अंगूठी ली और बाहर जाने लगा। तभी एक लड़की ने उसका रास्ता रोक लिया। वो राजकुमारी ऐश्वर्या थी, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की और उतनी ही अच्छी योद्धा भी। वो विद्युत के पास गई और बोली, विद्युत,
मेरे पिताजी ने आज राजभोज रखा है। सिर्फ करीबी लोगों को ही उसमें आने का आमंत्रण मिला है। तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी विद्युत। कल तक जिस लड़के को लोग नौकर कहकर जलील करते थे, आज उसे खुद राजकुमारी ने अपनी दावत में बुलाया था। विद्युत राजमहल से निकलकर सीधा अपनी झोपड़ी पर गया, पर दादी को वहाँ न देख उसकी आंखों से आंसू बह गए। तभी विद्युत की नजर एक ताम्र पत्र पर पड़ी जो दादी ने उसके लिए छोड़ा था। मेरी वजह से दादी गायब हो गई, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगा। विद्युत, मैंने सुना है कि तुमने पहला चरण पार कर लिया, बधाई हो। ये आवाज आचार्य थामा की थी। विद्युत ने देखा तो वो उसके पीछे खड़े थे। उसने घबराते हुए कहा, मेरे सर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है गुरुजी। तुम्हारी दादी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है ना? आपको सब पता है तो उनको ढूंढिए ना। और उनके पास जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई? राजगुरु द्रोणा उनको देख इतना चौंक क्यों गए? लगता है तुम्हारी दादी ने तुमसे बहुत राज छिपाए थे। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो और मुकाबले के अगले चरण पर ध्यान दो। विद्युत को ये जानकर अजीब लगा कि कैसे थामा महल में होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में खबर रखते थे। विद्युत महल में होने वाले राजभोज में गया। अब वो राजकुमारी का दोस्त बन चुका था और ये देख बाकी के अमीर लड़कों को जलन हो रही थी। राजभोज के बाद वो आचार्य थामा के पास वापस आया। थामा ने उसे अंगूठी को खोलने की तकनीक सिखाई और उसने जादुई अंगूठी के अंदर से एक चिट्ठी निकाली। पर मुकाबले के अगले चरण के मिशन को पढ़कर विद्युत के होश उड़ गए। सभी योद्धाओं को एक जादुई जानवर को अपने वश में करना होगा और अगर ऐसा करते हुए उनकी जान चली जाए तो इसमें राज परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कितना कठिन काम है ये। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? मुझे अपनी दादी के लिए डर लग रहा है। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? विद्युत सोचने लगा। तभी आचार्य चलने लगे और विद्युत उनके पीछे हो लिया। दोनों काली पहाड़ी के जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में थामा उसे एक पहाड़ी पर ले गए, पर वहाँ घमासान युद्ध को देख विद्युत की रूह कांप गई। 3 फन वाली नागिन और ड्रैगन के बीच युद्ध, आखिर ये चाहते क्या है? इनकी वजह से पूरा जंगल जल जाएगा और बाकी के जानवर मारे जाएंगे। तभी आचार्य थामा ने अपनी शक्तियों से जंगल के ऊपर एक रक्षा कवच बना दिया और युद्ध खत्म होने का इंतजार करने लगे। ड्रैगन को नागिन का नागमणि चाहिए था और उसने अपना रूप दुगना कर लिया, पर तभी नागिन ने ड्रैगन को गले से पकड़ लिया और उसके मुंह को जहर से भर दिया। मेरे घर पर हमला करता है, तुझे तो मैं मौत के घाट उतार दूंगी। ड्रैगन का मुंह जलने लगा और वो पीछे हटने लगा, पर जाते हुए उसने अपनी आग से नागिन को घायल कर दिया। ड्रैगन भाग गया और नागिन नीचे गिरी, पर वो एक इच्छाधारी नागिन थी और एक खूबसूरत औरत में वो बदल गई। मेरे बच्चे, अपनी माँ के पास आओ। ये सुन उस नागिन का छोटा बच्चा उससे लिपट गया। आचार्य थामा विद्युत को लेकर उसके पास गए और बोले, बहुत बहादुर हो तुम तो, अपनी जान दे दी पर नागमणि बचा ली। इस नागमणि के अंदर मेरी सारी शक्तियाँ बसी हैं और ये मेरे बेटे के लिए है, पर मेरा बेटा बहुत छोटा है। क्या आप इसकी रक्षा करेंगे? उसे ड्रैगन से बचाकर रखेंगे? आचार्य थामा कुछ सोचने लगे, उसके बाद धीरे से बोले, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा, अगर वो मेरे चेले विद्युत का सेवक बनने को तैयार हो तो। बड़े जादूगर, अपनी ज़बान को काबू में रख। मेरा बेटा नागों का राजा बनेगा और तू उसे इस मामूली लड़के का नौकर बनाना चाहता है। ये लड़का आगे चलकर ब्रह्म योद्धा बनेगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा। ये सुन नागिन ने विद्युत का हाथ पकड़ा और अपने छोटे बच्चे को हाथ में रखकर कुछ मंत्र बोलने लगी। उसी के साथ विद्युत और उस नाग के बच्चे के शरीर में ऊर्जा बहने लगी। विद्युत घबरा उठा। ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपने बेटे नागेश को तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। तुम दोनों के बीच मैंने आत्मा की सील बना दी है, इसीलिए जब मेरे बच्चे नागेश को कोई दर्द देगा तो उसका एहसास तुम्हें भी होगा और अगर उसकी मृत्यु हुई तो तुम भी मर जाओगे। विद्युत और नागेश एक दूसरे की ओर देखने लगे। नागिन ने थामा की ओर देखा और थामा ने उसकी चालाकी पर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद नागिन ने दम तोड़ दिया और थामा ने उसका अंतिम संस्कार किया। नागेश ने अपनी माँ की बुझी हुई चिता को अलविदा कहा और विद्युत के हाथ पर लिपट गया, पर तभी विद्युत की नजर अंदर राख में पड़ी नागमणि पर पड़ी और उसने उसे उठाकर अपने थैले में रख लिया। विद्युत और आचार्य थामा पहाड़ी के नीचे आ गए थे, पर अब उनका एक साथी बढ़ चुका था, नागिन का छोटा बच्चा नागेश। पहाड़ी के नीचे एक गुफा थी और आचार्य विद्युत के साथ वो अंदर गए। मुकाबला शुरू होने में अभी 1 हफ्ता बाकी है, उससे पहले तुम्हें अपना दूसरा शक्ति चक्र जागृत करना होगा। ये सुन विद्युत ने अपनी दादी का छोड़ा हुआ ताम्र पत्र निकाला। उसमें कुछ मंत्र लिखे थे, पर वो विद्युत की समझ के बाहर थे। आचार्य थामा ने ताम्र पत्र अपने हाथ में लिया और बोले, इस ताम्र पत्र में दुनिया की सबसे घातक ब्रह्म विद्या का राज लिखा है और इसको सीखकर
तुम ब्रह्म योद्धा बनोगे। विद्युत ने अपने हाथ कस लिए, उसकी आंखें लाल हो गईं। वो ध्यान में बैठ गया और आचार्य ने मंत्र जाप शुरू कर दिया। मंत्रों के जाप से विद्युत के ऊपर एक बिजली गिरी और उसके शरीर पर निशान उभरने लगे। चक्र, अग्नि, त्रिशूल और शंख के निशान। उसमें से चक्र का निशान विद्युत के शरीर से अलग हुआ और ऊपर उठने लगा। वो बड़ा हो रहा था और ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा था। ये देख थामा ने कहा, ये तो ब्रह्म चक्र है। क्या विद्युत का शरीर इतनी शक्ति सहन कर पाएगा? उस चक्र की शक्ति बढ़ती जा रही थी और वो वापस विद्युत के शरीर को ढूंढ रहा था। वो विद्युत के अंदर समा जाना चाहता था। तभी आचार्य ने उस चक्र को काबू में करने के लिए एक बवंडर रचा। बवंडर चक्र की ओर बढ़ने लगा और उसकी वजह से वहाँ तूफान उठा। पर जैसे ही बवंडर ब्रह्म चक्र से टकराया, वहाँ जोर का धमाका हुआ। आसपास का इलाका जलने लगा और चक्र नीचे आकर विद्युत के अंदर समा गया। विद्युत के शरीर पर दरारें दिखने लगीं। उसका पूरा शरीर चमकने लगा और वो दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गया। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने विद्युत की जान ले ली? आचार्य ने विद्युत को गोद में ले लिया। तभी दूर से किसी के आने की आहट हुई और आचार्य डर गए। लगता है इस शक्ति का आभास और लोगों को हो चुका है। मुझे विद्युत को छुपाना होगा। आचार्य ने विद्युत को गुफा में छुपा दिया। तभी पूरा आसमान लाल रंग से भर गया। काले बादल मंडराने लगे और भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। आचार्य बाहर निकले तो देखा एक औरत उड़ती हुई वहां आ पहुंची थी। वो राक्षसी दुदुसी थी, वही जवान जादूगरनी जो आचार्य थामा से उनका अग्नि शक्ति ग्रंथ छीनने के लिए लड़ रही थी। उसने अपने हाथों से थामा का गला पकड़ लिया और बोली, बूढ़े जादूगर, हमारे राज्य की ब्रह्म विद्या चुराकर यहाँ साधना कर रहा है। युद्ध से किसी का फायदा नहीं होगा दुदुसी। थामा ने हाथ घुमाया और अपनी शक्तियों से दुदुसी को दूर फेंक दिया। मुझे नहीं पता कि ब्रह्म विद्या का प्रयोग किसने किया। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ छानबीन करने ही आया हूँ। ब्रह्म विद्या कालेश्वर राज्य की है और एक भगोड़े ने उसे हमसे चुरा लिया था। मुझे वो ताम्रपत्र चाहिए, वरना तुम्हारे इंद्रपुरी पर कहर बरसा दूंगी। तभी दुदुसी ने देखा कि गुफा से धुआं निकल रहा था और वो उस तरफ गई। थामा ने विद्युत को उसी गुफा में छिपाया था। वो दुदुसी को रोकने के लिए दौड़ा, पर दुदुसी ने अपनी जादुई शक्तियों से जहरीली जंजीर बनाई और थामा को उसमें बांध दिया। उसके बाद वो गुफा के अंदर गई। तो मेरी पीठ पीछे ये खेल चल रहा था। बूढ़े थामा ने अपना नया शिष्य बनाया है और उसे ब्रह्म विद्या सिखा रहा है। दुदुसी रुक जाओ, उस लड़के की कोई गलती नहीं है, उसे मारना मत। मैं अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारती हूँ, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो या छोटा बच्चा। दुदुसी ने अपना दैत्य खंजर निकाला और गुफा में विद्युत की ओर बढ़ने लगी। विद्युत बेहोश था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मौत उसकी ओर बढ़ रही है। दुदुसी ने खंजर उठाया और विद्युत की छाती में मारने गई, पर तभी उसकी नजर विद्युत की गर्दन पर बने एक निशान पर पड़ी और उसे देख दुदुसी के होश उड़ गए। उसके हाथ से खंजर छूट गया और वो घबराते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। रघुवंशी, अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। आखिर उस निशान में ऐसा क्या था जिसे देख दुदुसी इतना डर गई? उसे विद्युत के अंदर अपनी मौत क्यों दिखी? दुदुसी ने विद्युत को रघुवंशी कहकर क्यों पुकारा? आखिर क्या है उसकी असली पहचान? विद्युत की दादी के पास ब्रह्म विद्या का ताम्रपत्र कहां से आया? विद्युत की दादी राजमहल में से कहां गायब हो गई? उनके पास जादुई शक्ति कहां से आई? क्या आचार्य थामा उसे ढूंढ पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी क्लिक कीजिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर, डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये सुपरहिट कहानी, वो भी बिल्कुल फ्री।